हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 7 सितंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट? FCRA के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट एम्स टू रेगुलेट द इन्वेस्टमेंट कमिंग टू इंडिया थ्रू FIIs, foreign institutional investors. Second, under this act, certain powers are given to SEBI, Securities and Exchange Board of India. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर एक्ट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, इट वॉज इनेक्टेड टू रेगुलेट द फंडिंग कमिंग फ्रॉम अब्रॉड इन द इंडियन NGOs। जो इंडिया के अंदर NGOs है जहां पे दूसरे कंट्री से फंडिंग आते हैं, तो इस फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट जो है वो बनाया गया था, ताकि इस फंडिंग को यूज करके इंडिया के अंदर टेरर एक्टिविटीज या फिर पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस के लिए यूज ना हो। सो इट डील्स विथ द मैटर्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, and in India internal security is controlled by Ministry of Home Affairs, right? तो इस एक्ट में कहीं भी ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो FIIs के थ्रू इन्वेस्टमेंट आता है उसको कंट्रोल करना है। सो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। दूसरी चीज कि किसी भी NGO को रजिस्टर करना है या फिर डी रजिस्टर करना है, किसी भी NGO को ये अप्रूवल देना है कि यस यू कैन टेक फंडिंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, तो ये सारी अथॉरिटी किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है। सो अंडर दिस एक्ट नो पावर इज गिवन टू दी SEBI। सो आवर आंसर विल बी डी, नाइदर वन नॉर टू। सो गवर्नमेंट ने रिसेंटली FCRA क्लियरेंस के अंडर जो US बेस्ड NGOs है, क्रिश्चियन ग्रुप्स है, उनको ये उनकी FCRA की परमिशन जो है वो सस्पेंड की है। क्वेश्चन नंबर 2, recently the United Nations Secretariat held a meeting of the 6+2+1 group on regional efforts. It was held to maintain peace in which of the following country? मतलब कि UN सेक्रेटरीट जो है उन्होंने रिसेंटली एक ग्रुप है जिसका नाम उन्होंने रखा है 6+2+1, तो उनके रीजनल एफर्ट्स के लिए ये ग्रुप जो है उसकी मीटिंग बनाई थी। तो ये मीटिंग का एजेंडा कौन सी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था? फर्स्ट ईरान, सेकंड इंडिया, थर्ड अफगानिस्तान एंड फोर्थ सीरिया। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, अफगानिस्तान। अब देखिए ग्रुप का मतलब ये होता है देयर आर 6 कंट्रीज, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये 6 कंट्री है, प्लस 2 ग्लोबल पावर्स USA एंड रशिया, एंड एक कंट्री जो है जिसकी पीस प्रोसेस के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी, दैट इज अफगानिस्तान, राइट? सो 6+2+1 का मतलब ये होता है इतनी कंट्रीज की ये मीटिंग्स थी। इंडिया वॉज नॉट इन्वाइटेड इन दिस मीटिंग, सो इट वॉज टू मेंटेन पीस इन दी अफगानिस्तान। सो इंडिया और ईरान ने जो रिसेंटली अफगान पीस प्रोसेस हुई थी उसके बारे में डिस्कशन जो है वो स्टार्ट किया था। अफगान पीस प्रोसेस जो है इट जनरली डील्स विद द अफगानिस्तान गवर्नमेंट विद द तालिबान। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडिया एंड अफगानिस्तान रिलेशंस? फर्स्ट, इंडिया इज अ बेनिफिशियरी ऑफ तापी प्रोजेक्ट which passes through Afghanistan. Second, India imports dry fruits, spices, coffee and tea from the Afghanistan. Third, India exports textiles, pharmaceuticals and tobacco to Afghanistan. सॉरी यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, टू अफगानिस्तान। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए तापी प्रोजेक्ट का मतलब ही होता है ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, राइट? तो ये 4 कंट्रीज जो है दे आर द बेनिफिशियरी ऑफ
दिस तापी प्रोजेक्ट, राइट। सो तापी का मतलब ये होता है, सॉरी ताजिकिस्तान नहीं, तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, जो सेंट्रल एशिया का नेचुरल गैस रिजर्व है उसको सेंट्रल एशिया में से साउथ एशिया में डाइवर्ट करने के लिए ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है, विच पासिस थ्रू अफगानिस्तान। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है। इंडिया अफगानिस्तान से कौन सी चीजें इंपोर्ट करता है? तो ड्राई फ्रूट्स है, स्पाइसेस है, कॉफी एंड टी, उसके अलावा गम्स एंड रेजिन्स आर ऑल्सो इंपोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान। उसके सामने इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, टोबैको। अलॉन्ग विद दैट इंडिया ऑल्सो एक्सपोर्ट्स आयरन एंड स्टील एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी टू दी अफगानिस्तान। सो अवर आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3। अगेन इंडिया एंड अफगानिस्तान के पीस रिलेशंस जो है वो न्यूज में इसलिए है बिकॉज इट स्टार्टेड डिस्कशन विद ईरान ऑन अफगान पीस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट केशवानंद भारती केस? केशवानंद भारती केस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल राइट्स केस। सेकेंड, the origin of this case lies in Land Reforms Act enacted by Kerala. Third, right to property was not a fundamental right at the time of this case. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए 1 एंड 2। फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो करेक्ट है। इस केस का दूसरा नाम ये भी है फंडामेंटल राइट्स केस, बिकॉज इस टाइम पे काफी सारे फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स है उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था। दूसरा भी सही है। अब देखिए केशवानंद भारती केस जो है उसका बेसिक ये है कि इन द स्टेट ऑफ केरला द केशवानंद भारती वाज अ सीयर, जहां पे उनका जो मठ था, सो केरला गवर्नमेंट इनेक्टेड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट इन दिस पीरियड, और फिर उसके बाद ये जो उनकी लैंड थी, लैंड विच वाज ओन्ड बाय दिस मठ, which is to be acquired forcefully by the state government, that is Kerala government, right? तो इस एक्ट के खिलाफ ये जो केशवानंद भारती है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 पिटीशन फाइल की थी that it cannot forcibly acquire any land of any religious institutions, right? और वहां से ये सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो उसके अंदर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वहां से ओरिजिन हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, विच इम्पोजेस सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन पार्लियामेंट फॉर इट्स अमेंडिंग पावर्स। और आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर इसको अमेंड नहीं कर सकते। सो इसका ओरिजिन कहां पे है? केरला गवर्नमेंट ने जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बनाए थे उस टाइम पे, दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस एक्ट। सो फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो करेक्ट है। थर्ड इज इनकरेक्ट बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी जो है उस टाइम पे फंडामेंटल राइट था। केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, उसका जजमेंट आया, और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स में से निकाला गया था अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट which was passed in 1978. So till then the fundamental right to property was there under article 31 and also in article 19F. So our answer will be A, 1 and 2. So केशवानंद भारती a savior of constitution, जिनकी कल डेथ हो गई है, इस वजह से ये न्यूज में है। Which of the following are correct components of basic structure of Indian Constitution? First, rule of law. Second, principle of secularism. Third, separation of powers. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3, तीनों जो है वो करेक्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले मेंशन किया था, तो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। रूल ऑफ लॉ जो है जिसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकते। सेकेंड जो है प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म विच कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्रू 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी चेंज नहीं कर सकते। सो आवर आंसर इज डी 1, 2 एंड 3।
अगेन केशवानंद भारती की डेथ हो गई है, तो इस वजह से ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीजेस? फर्स्ट, ग्लोबल ट्रैवल। सेकेंड, ग्रोथ ऑफ अर्बन स्लम्स। थर्ड, चेंजेस इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3, तीनों फैक्टर्स जो है वो करेक्ट है। अब देखिए, वेक्टर बॉर्न डिजीज का मतलब ये होता है, वेक्टर का मतलब ये होता है इट इज वन काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शियस डिसीजेस फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन और फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। तो इस टाइप के डिसीज को क्या कहेंगे? वेक्टर बॉर्न डिसीजेस। अब उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? मॉस्किटोज का, राइट। तो ऐसे इंफेक्शियस डिसीज के स्प्रेड के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट, ग्लोबल ट्रैवल इज रिस्पॉन्सिबल। मान लो कि कोई पर्सन विच इज अफेक्टेड बाय एनी वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, अब वो किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करता है जहां पे इस डिसीज का कोई प्रेवलेंस नहीं है, तो वहां पे भी ये डिसीज जो है वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्लोबल ट्रैवल इज रिस्पॉन्सिबल। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, बिकॉज इन अर्बन स्लम एरियाज there is lack of solid waste management techniques, there is also water lodging problem, और इसकी वजह से वहां पे मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस जो है उसका प्रेवलेंस ज्यादा देखने को मिलता है। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चेंज कब होगी? जब टेम्परेचर या फिर रेनफॉल पैटर्न जो है वो चेंज होगी, तो उसी के साथ में वेक्टर बॉर्न डिसीजेस जो है वो भी इंक्रीज होंगे। सो आवर आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। सो दिल्ली गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एंटी डेंगू ड्राइव जो है वो स्टार्ट की है। लास्ट ईयर भी उन्होंने स्टार्ट की थी और इसकी वजह से दिल्ली के अंदर डेंगू की केसेस जो है उसको रिड्यूस करने में काफ़ी मदद भी मिली थी। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है, डेंगू इज अ वेक्टर बॉर्न डिसीज। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following factors are responsible for growth in urban slums? First, rising material cost and labor cost. Second, delayed procedure for land development. Third, inefficiency of urban local bodies. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। सो क्वेश्चन में ये पूछा है कि अर्बन स्लम एरिया जो है उसके ग्रोथ के पीछे कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है कि अगर मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट ज्यादा होगी देन इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट टू बिल्ड अफोर्डेबल हाउसेस, बिकॉज अफोर्डेबल हाउसेस बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट है वो अगर कम होगी तब जाके अफोर्डेबल हाउसेस जो है वो बना पाएंगे। सो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। और अफोर्डेबल हाउसेस अवेलेबल नहीं होंगे देन दिस विल गिव राइज टू दी अर्बन स्लम्स। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है कि लैंड डेवलपमेंट की जो प्रोसीजर है उसके पीछे काफ़ी लंबी प्रोसेस है, उसके अंदर डिले होने की वजह से भी ये लैंड डेवलपमेंट का इश्यू जो है वो देखने को मिलता है स्पेशली इन दी अर्बन एरियाज। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि अर्बन लोकल बॉडीज की इनएफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल अनप्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट, urban population density, these are showing that urban local bodies are inefficient in planning matter। तो इस वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि अर्बन स्लम्स जो है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते। सो आवर आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3। सो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने दिल्ली रेलवे के आसपास जो स्लम एरिया है उसको डेमोलिश करने का ऑर्डर दिया था। तो इस वजह से ये अर्बन स्लम्स जो है वो न्यूज में है। काफी सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है कि यू शुड रिहेबिलिटेट दी अर्बन स्लम पॉपुलेशन बिफोर डेमोलिशिंग इट। तो इस वजह से ये न्यूज में है अर्बन स्लम्स। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statement is or are incorrect about draft national forest policy 2018? First, it promotes afforestation and reforestation activities in degraded forest by central government. Second, it allows government schemes and projects
टू ऑपरेट विद इन कैचमेंट्स ऑफ रिवर्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखिए ये जो ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 2018, उसके अंदर एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज को प्रमोट करनी है, बट बाय द पीपीपी मॉडल, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और यहां पे सिर्फ ये लिखा है कि इट विल बी डेवलप्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इट पुट एम्फेसिस ऑन द पीपीपी मॉडल। सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज अंडर दिस न्यू पॉलिसी, न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी, catchment areas of rivers, lakes and other reservoirs, then geographically unstable areas and flood prone regions, and along with that steep slope forest are exempted from the government projects and schemes। मतलब कि ये जो एरियाज है वहां पे कोई भी टाइप के गवर्नमेंट की स्कीम या फिर प्रोजेक्ट जो है उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज एनवायरमेंटली हैजार्डस। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में ये लिखा है कि गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोजेक्ट जो है इट कैन ऑपरेट विद इन द कैचमेंट एरियाज ऑफ रिवर्स। इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, और आंसर विल बी सी, बोथ 1 एंड 2, बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा गया है। सो रिसेंटली जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट है उन्होंने ये कहा है कि रिसर्च पेपर ये बता रहा है कि इंडिया को फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो चेंज करनी चाहिए, इस वजह से ये फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू टिम्बर प्रोडक्शन। इनमें से कौन सी टर्म टिम्बर प्रोडक्शन से रिलेटेड है? फर्स्ट विटिकल्चर, सेकंड सेरिकल्चर, थर्ड सिल्वीकल्चर एंड फोर्थ हॉर्टिकल्चर। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज सी, सिल्वीकल्चर। अब देखिए विटिकल्चर का मतलब ये होता है कल्टीवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइन प्रोडक्शन विच इज डिपेंडेंट अपॉन कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। सो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स जो है उसे क्या कहते हैं? विटिकल्चर। सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स to produce silk, right? So sericulture is related to silk production. Horticulture आप सभी को पता है, it is related to garden management. And silviculture का मतलब ये होता है that cultivation, growth and management of forest, which is ultimately used for the timber production. So our answer is C, silviculture. अगेन ये जो आर्टिकल है उसमें टिम्बर प्रोडक्शन की बात की जा रही है, हाउ वी शुड कंट्रोल दी टिम्बर प्रोडक्शन एंड वी शुड मेंटेन बैलेंस बिटवीन दी फॉरेस्ट रिसोर्सेस एंड एनवायरमेंट आल्सो। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस guarantees judicial independence to the judges of Supreme Court? First, power to punish for contempt. Second, security of tenure. Third, powers and jurisdiction of Supreme Court. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3, तीनों फैक्टर्स जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनमें से कौन से फैक्टर की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज जो है दे आर जुडिशियली इंडिपेंडेंट। सो उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए किसी को भी पनिश करने का पावर है। रिसेंटली ही आपने देखा होगा प्रशांत भूषण केस के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पावर को यूज किया गया था। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 दे कैन रिमेन इन द ऑफिस। उनको अगर निकालना है तो उसकी अथॉरिटी है प्रेसिडेंट के पास, ओनली बाय अ रिजोल्यूशन प्रोसेस। पार्लियामेंट के अंदर रिजोल्यूशन जो है वो पास करवाना पड़ेगा और उसकी प्रोसेस जो है इट इज वेरी लेंथी एंड कम्बरसम प्रोसेस। और इस वजह से पूरे इंडिया के अंदर अभी तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं बना कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को ये इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू निकाला गया हो। तो सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, but it cannot decrease or curtail the jurisdiction of Supreme Court.
मतलब कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा पावर्स दे सकते हैं, एडिशनल पावर दे कैन गिव टू द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उनके पास जो ऑलरेडी पावर्स है उसको वो छीन नहीं सकते या फिर कम नहीं कर सकते। सो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, आवर आंसर विल बी डी 1, 2 and 3। सो अगेन सुप्रीम कोर्ट विच इज नोन एज मास्टर ऑफ रोस्टर सिस्टम। सो जुडिशरी से रिलेटेड ये आज के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।